हम लोग क्या देख रहे थे, प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये देख रहे थे ना, प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। कब, जब क्या कहा जाए तो, अरे दिल्ली सल्तनत से अलग होने के बाद। तो हमने एक देखा बंगाल, दूसरा देखा हम लोगों ने मेवाड़, अब तीसरा हम लोग देखेंगे गुजरात। ये वैसे वेस्टर्न इंडिया आएगा, होना तो क्या चाहिए, वेस्टर्न इंडिया का हिस्सा, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह से पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक, तो हमने ये कहा कि ये वाले हिस्से को हमने कह दिया, यहाँ से ये वाले हिस्से को हमने कह दिया डेक्कन, जो क्या था, बहमनी किंगडम, और इधर वाला ये हिस्सा जो था इसको हम लोगों ने कह दिया विजयनगर किंगडम। ये दो हो गया। अब हमने कहा कि यहाँ पर इस मिडल में, यहाँ पर कौन है, दिल्ली है, ठीक, तो इस मिडल में जो दिल्ली है, तो इन दोनों के हटाने के बाद अब ये जो पूरा हिस्सा है इंडिया का, ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा, इस पूरे हिस्से को यानी विंध्या रेंज के नॉर्थ को, पूरे हिस्से को हम किस में लेकर चल रहे हैं, नॉर्थ इंडियन प्रोविंसेज, नॉर्थ इंडियन प्रोविंसेज के रूप में लेकर चल रहे हैं। तो अब गुजरात हुआ, बंगाल हुआ, मालवा हुआ, मेवाड़ हुआ, सबको हम क्या कहेंगे, प्रोविंशियल किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब उसमें वेस्टर्न, नॉर्दर्न ये सब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में क्या होगा, केमिकल लोचा होने का खतरा है। तो हमें सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाला डेक्कन में बहमनी किंगडम, साउथ इंडिया में विजयनगर अंपायर, और नॉर्थ इंडिया में कौन आ गया, गुजरात आ गया, बंगाल आ गया, मेवाड़ आ गया, मालवा आ गया, कश्मीर आ गया, सब के सब किस में हो जाएंगे, नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये मत अभी सोचिएगा कि अच्छा ये तो वेस्टर्न इंडिया हो गया, ये तो नॉर्दर्न इंडिया हो गया, क्योंकि गुजरात जाओगे तो वेस्ट वाला हिस्सा आ जाएगा, बंगाल गए तो नॉर्थ, सॉरी ईस्टर्न इंडिया आ गया। तो हम वो सब नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि डेक्कन, साउथ एंड बाकी बचे हुए को नॉर्थ इंडिया के रूप में समेट लो। ठीक है ना। अब उसमें हम वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया नहीं देखने जा रहे हैं। ये हमारा सिर्फ पढ़ने का एक सिस्टम बनाने के लिए हमने ये चीज़ों को लिखा है। ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा ये इतना ज़्यादा नहीं कुछ देखना है। बस अब ये मत देख लीजिए कि गुजरात तो वेस्ट में है, बंगाल तो ईस्ट में है, मालवा अभी मेवाड़ पढ़ा तो राजस्थान तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, अगर राजस्थान जाएंगे तो ये क्या नॉर्थ वेस्ट में आ गया। तो ऐसा नहीं देखना है, हमें सिर्फ इंडिया को इस हिसाब से देखना है कि दिल्ली सल्तनत से अलग होने वाले प्रोविंसेज, और दिल्ली सल्तनत से अलग होने प्रोविंसेज डेक्कन, बहमनी, साउथ विजयनगर, और बाकी सब क्या हो गया, गुजरात, राजस्थान और इधर बंगाल, ये सब नॉर्थ इंडिया में लेकर ख़त्म कर लेंगे अपना सिलेबस। ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी डायरेक्शन को लेकर। चलिए, ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कई जगह बुक में आपको लिखे मिले कि वेस्टर्न इंडिया के प्रोविंसेज, नॉर्थ इंडिया के प्रोविंसेज, ईस्टर्न इंडिया के प्रोविंसेज। तो भाई ईस्ट में गए तो बंगाल है, वेस्ट में गए तो गुजरात है, नॉर्थ में गए तो कश्मीर हो गया। तो उतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। हम सिंपल समझते हैं कि भैया दिल्ली सल्तनत से डेक्कन वाले बहमनी, साउथ वाले विजयनगर,
बाकी बचे बंगाल, जिसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद आया मेवाड़, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? गुजरात। होने को तो ये वेस्टर्न इंडिया का हिस्सा है, लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं किसमें? नॉर्थ इंडिया में करके हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री में कोई आपसे ज्योग्राफी का डायरेक्शन पूछने वाला नहीं है। हमें गुजरात की हिस्ट्री पता हो जाएगी, गुजरात कब दिल्ली सल्तनत में मिला और कब अलग हुआ, और अलग होने के बाद फिर उसकी कहानी क्या है, वही तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। हमने बंगाल में तो यही देखा ना कि बंगाल पहले क्या था, दिल्ली सल्तनत में इसको किसने मिलाया, और दिल्ली सल्तनत मिलाने के बाद फिर ये दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ तो फिर क्या इसकी कहानी हुई। मेवाड़, मेवाड़ की कहानी क्या थी, इसको किसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया, और फिर जब ये अलग हुआ तो इसकी कहानी क्या हुई। अब उसी तरह गुजरात को देखेंगे, तो गुजरात जो था ये भी बहुत ही प्रॉस्पेरस पहले से रहा। गुजरात की हिस्ट्री देखा जाए तो लोथल, लोथल जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का हिस्सा था, तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वो लोथल में ही तो था, पोर्ट, सी पोर्ट, वहीं से तो सारे व्यापार हो रहे थे सी के थ्रू। कहाँ पर? मेसोपोटामिया तक। तो गुजरात तो पहले से ही क्या था? प्रॉस्पेरस था शुरू से ही। और इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाना सुल्तान कौन है? तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। तो लिखिएगा अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी was the ऐसे लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी annexed गुजरात into दिल्ली सल्तनत, into दिल्ली सल्तनत। आफ्टर defeating गुजरात रूलर राणा नहीं, राया करना इन 1297 CE। राया करना जो गुजरात के रूलर थे उनको हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक, अब यहां तक तो ठीक था, सब कुछ दिल्ली सल्तनत के अंडर चल रहा था। अब फिर वही कहानी शुरू हुई, कहाँ पहुंचेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर थोड़ा बहुत सुगबुगाहट शुरू हो गई। ठीक है, क्या हुआ? सुगबुगाहट शुरू हो गई कि इसको अलग करने की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अंत में कहानी कहाँ आती है? फिरोज तुगलक के टाइम पर। क्या आती है? फिरोज तुगलक के टाइम पर कहानी शुरू होती है एक्चुअल में गुजरात को अलग करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट तो हुआ क्या कि लिखिएगा फिर कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बाद आता है कौन? नसरुद्दीन महमूद। एक दिल्ली सुल्तान का रूलर है जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद, याद है?
अगर एक बार पीछे जाकर आप देखिएगा नसरुद्दीन महमूद के बारे में, अभी फिर से बताऊंगा तो लेट लगेगा, तो जहाँ आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाए हो तो वहाँ पर जाके देखिएगा नसरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़िएगा, अभी आपको याद आ जाएगा। तो नसरुद्दीन लिखिएगा यहाँ पर, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद कौन है? ये 6th किंग है तुगलक हाउस में, तुगलक डायनेस्टी का 6ठा राजा है। जब फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद बाकी एक एक करके फिर क्या हो गए थे, एक दूसरे की हत्या वगैरह हो रही थी, तो फिरोज शाह तुगलक के बाद तो कोई अच्छा राजा बना ही नहीं, कुछ कुछ समय के लिए बने। उसी में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, या नसरुद्दीन महमूद नहीं, इसका नाम लिखिए नसरुद्दीन मुहम्मद, महमूद नहीं होगा, मुहम्मद होगा, नसरुद्दीन मुहम्मद लिखिए, नसरुद्दीन मुहम्मद अपॉइंटेड, नसरुद्दीन मोहम्मद अपॉइंटेड जफ़र खां। यहाँ से असल में गुजरात के अलग होने की कहानी शुरुआत होती है, कहाँ से? जफ़र खां से। तो नसरुद्दीन मोहम्मद अपॉइंटेड जफ़र खां एज गवर्नर ऑफ गुजरात इन 1391 CE। कहानी सिंपल सी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीत लिया 1297 में। उसके बाद से गुजरात लगातार किसके कंट्रोल में है? दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत कंट्रोल, तो अब तक कुछ कहानी नहीं हो रही थी, कोई ना कोई दिल्ली सल्तनत में रूलर है, वो गुजरात में किसी को अपना गवर्नर नियुक्त कर रहा है, वो आराम से दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का भी टाइम निकल जाता है, दिल्ली सल्तनत वीक है। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद आता है, दिल्ली सल्तनत अभी भी वीक है। और इसी समय क्या होता है, तैमूर का इन्वेजन होता है, तैमूर अटैक करता है 1407 1407 में। कब? मुजफ्फर शाह जब रहता, हाँ मुजफ्फर शाह तो उधर रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तैमूर क्या करता है, अटैक कर देता है, कहाँ? दिल्ली सल्तनत पे। तो तैमूर के अटैक के बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत बिल्कुल वीक हो जाता है, और खिर्ज खां को वो क्या करता है, अपना गवर्नर नियुक्त करके चला जाता है, और वही फिर दिल्ली पर अटैक करके क्या करता है, सैयद डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कर देता है। तो दिल्ली में क्या आ जाती है, तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी। तो गुजरात में क्या हो रहा होता है कि, तो इस कंटिन्यूटी को लिखिएगा, लिखिए तैमूर, लिखिए आफ्टर, लिखिए आफ्टर तैमूर इन्वेजन, आफ्टर तैमूर्स इन्वेजन इन 1407 CE, जफर खां कौन है, गवर्नर ऑफ गुजरात, गवर्नर ऑफ गुजरात proclaimed himself as independent रूलर। तो यही जफर खां क्या करता है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लेता है, जिसको कौन, नसरुद्दीन मुहम्मद अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ गुजरात, ठीक है। कहानी क्या है, सिंपल सी है। हाँ, कहानी समझिए फिर से। अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक है, वो गुजरात को जीत लेता है। गुजरात को जीत कर क्या करता है, दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। अब तक दिल्ली सल्तनत मजबूत है। जब दिल्ली सल्तनत मजबूत है तो फिर वहां पर दिल्ली सल्तनत अपना क्या कर रही है,
एक एक गवर्नर अपॉइंट कर रहे और दिल्ली सल्तनत चल रहा है। लेकिन अब क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत वीक होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक तक सब कुछ ठीक है, तो इसलिए उसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर गुजरात में क्या है, सब गवर्नर नियुक्त हो रहे हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त क्या है, सब कुछ दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में है। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक तक कहानी बिल्कुल ठीक है, वहां भी कुछ खास दिक्कत नहीं है। कहानी शुरू होती है फिरोज शाह तुगलक के बाद। तो हमें पता है कि फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद एक व्यक्ति राजा बनता है जिसका नाम होता है नसरुद्दीन मुहम्मद। ठीक है, कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद। और हमें यह भी पता है कि फिरोज शाह तुगलक को जब आप जाकर पढ़िएगा तो वहां मैंने ये पॉइंट लिखवाया है कि फिरोज शाह तुगलक के डेथ के बाद मालवा, गुजरात, जौनपुर अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। जब आप वहां जाकर पढ़ोगे फिरोज शाह तुगलक को तो मैंने ये लाइन लिखवाई है कि आप जाकर देखिएगा कि मालवा, गुजरात और जौनपुर ये तीन के तीन अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। तो कैसे? तो यहां पर किसको, नसरुद्दीन मोहम्मद को जब सुल्तान बनाया जाता है तो वो नसरुद्दीन मोहम्मद क्या करता है, एक व्यक्ति जिसका नाम होता है जफर खां, उस जफर खां को गुजरात का गवर्नर बना देता है। नसरुद्दीन मोहम्मद जफर खां को क्या करता है, गुजरात का गवर्नर बना देता है। और इसी के समय क्या होता है, जब किसका, तैमूर का इन्वेजन होता है, तो जो महमूद शाह तुगलक रहता है, महमूद शाह तुगलक जो रहता है उस वक्त दिल्ली का सुल्तान, वो एकदम से कुछ भी रिटेलिएट नहीं करता है। तो तैमूर बिल्कुल आराम से दिल्ली में आता है, लूटपाट करके चला जाता है। जाने के बाद जब वो चला जाता है तो वो खिर्ज खान नाम के व्यक्ति को पंजाब का गवर्नर बना देता है और कहता है कि तुम मेरे अंडर रहकर यहाँ की देखभाल करो, यानी कि पूरी दिल्ली सल्तनत वाले सबकी देखभाल करो। और वही खिर्ज खां बाद में तुगलक डायनेस्टी में सब हटाकर खुद को सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है। ठीक है, किसकी स्थापना करता है, सैयद डायनेस्टी की। तो वो तो दिल्ली सल्तनत में है। तो जब ये सब कहानी हो रही होती है, दिल्ली सल्तनत में जब खिर्ज खां पहुंच चुका रहता है और वो मतलब इसे दिल्ली सल्तनत बिल्कुल वीक हो चुकी है, उसी वक्त ये जफर खां जो क्या है, गुजरात का गवर्नर है, वो क्या करता है, अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लेता है। क्या करता है, खिर्ज जफर खां खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग करके इंडिपेंडेंट रूलर बन जाता है। तो कहानी सिंपल सी है कि एक गवर्नर नसरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति वो क्या करता है, गुजरात को दिल्ली से अलग कर देता है 1407 यानी 1407 में। और यहाँ से गुजरात बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रोविंस के रूप में रहता है। और अंत में जाकर इसको मुगल बादशाह अकबर जीतता है। कौन जीतता है, अकबर गुजरात को जीतता है 1572 में। तो खैर वो कहानी अभी आगे पढ़ेंगे। तो यहां लिखिए क्या लिखा, जफर खां प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर। इंडिपेंडेंट रूलर तो बनता है, साथ में लिखिएगा he assumed the title of मुजफ्फर शाह। क्या है, मुजफ्फर शाह। एंड
and founded the मुजफ्फरीद डायनेस्टी। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो बस हमें ये याद रखना है मुजफ्फरीद डायनेस्टी। तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को जीतकर दिल्ली में मिलाता है, और जफर खां नामक व्यक्ति जब दिल्ली बहुत वीक हो जाती है तो तैमूर के अटैक के बाद दिल्ली जब इतनी वीक हो जाती है तो जफर खां नाम का व्यक्ति जो वहाँ का गवर्नर रहता है वो क्या करता है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत से अलग कर लेता है, और इस तरह से गुजरात दिल्ली से अलग होकर एक नए इंडिपेंडेंट प्रोविंस के रूप में काम करता है। तो यहाँ से फिर शुरुआत हो जाती है किसकी, गुजरात की एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस की। यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो अब लिखते हैं यहाँ नेक्स्ट। तो देखिए अब राजा कौन है गुजरात का, मुजफ्फर शाह, यानी कि क्या, जफर खां। और कब से बना, 1407 में बना और 1411 तक रहा। तो इस 5 सालों में जफर खान ने कुछ काम कुछ नहीं किया, इंडिपेंडेंट करके अपने आप चुपचाप उसी हिस्से में पड़ा रहा और कोई एक्सपेंशन वगैरह कुछ खास ऐसा नहीं किया। ठीक है। जफर खां के बाद इसका हिज ग्रैंडसन कौन, अहमद शाह। ये इंपॉर्टेंट है। जफर खां या ये सॉरी MU होगा ना, मुजफ्फर खां, मुजफ्फर शाह या जफर खां का बेटे का ग्रैंडसन अहमद शाह। ये अहमद शाह इंपॉर्टेंट है। इसको रियल फाउंडर ऑफ गुजरात किंगडम कहा जाता है। किसको, अहमद शाह को। क्योंकि जफर खान ने तो अलग किया लेकिन कुछ ऐसा माइल्ड स्टोन वाला काम नहीं किया, वो किसने किया, अहमद शाह ने। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अहमद शाह। तो जो इम्पोर्टेंट काम करेगा उसी के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, या जिसके समय कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गया उसके बारे में पढ़ा जाएगा। और ये लंबे समय तक, कम से कम 30 साल तक ये रूल करता है। कौन, अहमद शाह। कहाँ पर, गुजरात में। कौन रूल कर रहा है, अहमद शाह नाम का राजा। ये क्या है, लिखिए, ग्रैंडसन ऑफ मुजफ्फर शाह एंड considered as 1411 to 1441 and considered as real founder of the kingdom of गुजरात। गुजरात का रियल फाउंडर इसी को माना जाता है क्योंकि इसी ने गुजरात का लंबा एक्सपेंशन किया, राजपूत स्टेट्स को भी जीता, बूंदी, दुंगापुर, बहुत जगह पर इसने जीता। ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो जीता वो उतना बहुत मतलब वो नहीं है। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर था, लेकिन फिर भी ये क्या करता था, बहुत से हिंदुओं को अपने यहाँ अपॉइंट भी कर रखा था। तो इसके बारे में लिखिएगा, अहमद शाह के बारे में लिखिए।
imposed jizya on the Hindus। हाँ, तो लिखेगा इम्पोर्ट जजिया ऑन हिंदूज इन गुजरात। गुजरात में इसने क्या किया? जजिया लगा दिया। ठीक है। और एक चीज ये भी जानिएगा, इसने अपने दरबार में बहुत से हिंदू लोगों को मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दिए थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया? इस बात का विरोध नहीं कर सके वो लोग। तो चाहिए तो इस बात को लिख लीजिए, ही आल्सो अपॉइंटेड हिंदूज टू इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स या पोजीशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स एग्जाम्पल के रूप में सच एज कौन? तो आपको याद होगा मानिक चंद, आपने कई बार सुना होगा नाम मानिक चंद और मोती चंद। ये दो लोग इस बहुत इम्पोर्टेंट क्या थे, और आज भी इनके खानदान चलते हैं। मानिक चंद, मोती चंद आज भी बहुत फेमस हैं। ये दो लोग इसके किसके? तो अहमद शाह के अंडर में मिनिस्टर्स हुआ करते थे। कौन? मानिक चंद और मोती चंद। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। इसको रब कर दूं अब। तो हम लोगों ने देखा क्या? अहमद शाह गद्दी पर बैठता है और ये जजिया लगा देता है किसका? गुजरात के हिंदुओं के ऊपर। भाई वहीं कंट्रोल था तो वहाँ के हिंदू, साथ में इसके कई हिंदू एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, जिसमें से दो नाम हमें याद है, मानिक चंद और मोती चंद के बारे में। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसके बारे में लिखिएगा अहमद शाह। लिखिए अहमद शाह डिफीटेड मालवा रूलर हुसैन शाह HUSHANG, हुसैन शाह। ठीक। तो मालवा से इसकी थोड़ी सी नहीं पटती थी, तो मालवा पर इसने अटैक किया और वहां के सुल्तान को हराया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अहमद शाह, हाँ लिखिए या ऐसे लिखिएगा, ही फाउंडेड द सिटी ऑफ अहमदाबाद। He founded the city of Ahmedabad and made it his capital in 1413 CE। कहाँ से? तो शिफ्टेड फ्रॉम अर्लियर कैपिटल पाटन। कहाँ पर था? पाटन था अर्लियर कैपिटल, वहां से शिफ्ट करके कहाँ गया? अहमदाबाद। नया
सिटी बनाया। ठीक। अच्छा, साथ में ये जैन आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, जैन से। तो वहाँ पर इसने जैन लोगों को, जैन आर्किटेक्चर का भी ये थोड़ा सा हुआ, तो इसने एक वहाँ पर 3 दरवाज़ा नाम की गार्डन वगैरह बनवाया था। ठीक है, तो लिखिएगा, लिखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये आपको कहाँ पर काम आएगा? आर्ट आर्किटेक्चर में। हो सकता है कि ये छोटा सा चीज़ है तो आर्किटेक्चर में भूल जाएं, तो यहाँ आपको वो याद रखें, लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय जैन आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशंस ऑफ गुजरात, he built beautiful buildings like जामी मस्जिद, जामा नहीं है, जामी मस्जिद है, 1432-23 CE, 1423 CE, एंड 3 दरवाजा। तो 2 बिल्डिंग इसने बनवाई, जामी मस्जिद और 3 दरवाजा। ठीक है, किससे इंस्पायर्ड होकर? जैन आर्किटेक्चर। देखिए इस वक्त अभी 1423 में मुगल्स इंडिया में नहीं आए हैं, तो इसलिए मुगल आर्किटेक्चर बिल्कुल नहीं होगा। और दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो उससे पहले क्या था, हमारे एंशियंट इंडिया के आर्किटेक्चर ही चल रहे थे। उसमें जैन थे, बौद्धों के स्तूपा थे, और बाकी टेम्पल आर्किटेक्चर था। तो दिल्ली वाले अपने साथ जो आर्किटेक्चर लेकर आएंगे तो ये थोड़ा सा मिक्सअप रहेगा। तो इन्होंने यहाँ से सीखा और यहाँ से सीखकर अपनी बिल्डिंग बनाई इन्होंने। अब मस्जिद है तो मस्जिद में अपना नमाज अदा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो कुछ समय बाद फिर इसकी डेथ भी होगी, तो लिखिए आफ्टर हिज डेथ in 1441 CE, his eldest son Muhammad Shah became king, also known as Jarbaksh, BAKSH, sorry, also known as Jarbaksh। ठीक, नेक्स्ट अब क्या होता है कहानी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो ये एक लाइन छोड़कर ये कहानी लिखिएगा। तो अब यहाँ से नेक्स्ट कहानी लिखिए, मुहम्मद शाह was killed in 1451 CE, 10 साल में ही इसकी हत्या कर दी जाती है, एंड
followed by two weak rulers। तो ये दो बेकार नाकामा रूलर्स रहते हैं। लेटर, बाद में लिखिएगा, लेटर नोबेल्स रेज्ड फतेह खां। ये फतेह खां कौन है? तो फतेह खां इज द ग्रैंड सन ऑफ अहमद शाह। अहमद शाह का बेटा, यानी कि मोहम्मद शाह का बेटा और अहमद शाह का ग्रैंड सन। तो लेटर नोबल्स रेज्ड फतेह खां टू द थ्रोन। तो अब गद्दी पर कौन बैठा? फतेह खां। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, फतेह खां टुक द टाइटल ऑफ, या टुक द टाइटल महमूद बेगरहा। महमूद बेगरहा क्या टाइटल से रूल करेगा? फतेह खां महमूद बेगरहा। तो इस तरह से ये रूल करेगा। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये अंतिम रूलर है गुजरात का। तो गुजरात में किसको देखा? जफर खान ने शुरुआत की, उसके बाद अहमद खां, और अहमद खां का ग्रैंडसन कौन है? फतेह खां। और ये फतेह खां टुक टाइटल कौन सा लेता है? महमूद बेगर। और इस बार अब ये शासन करेगा इस टाइटल से। किस टाइटल से? महमूद बेरगा। और ये है 1459 में। कब है? 1459। कब? 1511। काफ़ी लंबे समय तक ये शासन करता है, लगभग 50 साल तक। क्या? 50 साल तक। तो इसके बारे में लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुजरात 1511। लेकिन अभी भी मुगल साम्राज्य नहीं आया है दिल्ली में। अभी कौन है? अभी लोधी सल्तनत है। ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुजरात रूलर अंडर whom गुजरात किंगडम reached its जेनिथ। एज ए इंडिपेंडेंट किंगडम ये क्या है? अपने उच्चतम स्कोर पर पहुंचता है इसके कंट्रोल में। ठीक है। अब ये बहुत से वॉर करता है, बहुत सी चीज़ों को जीतता है, पर उतना हम लोग उसके बारे में इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनता है। ये किसको जीतता है? ये सौराष्ट्र को जीतता है, सिंध के पास जाता है, मुस्तफ़ाबाद जाता है, लेकिन ये सब हमें नहीं पूछा जाएगा। अगर आप यही गुजरात का पीसीएस दे रहे होते तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी था। ठीक है।
इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन इतना ज़्यादा अब इसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बहुत जो इम्पोर्टेंट खास खास पॉइंट है उन्हीं को एक दो पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे। किसको क्या जीतता है, कहाँ से किसको हराता है, कैसे एक्सपेंशन करता है, वो सब नहीं हमें लिखना है। हमें एक दो पॉइंट इसके बारे में लिखना है, वो हम लोग लिखेंगे। तो लिखिएगा, इन 1507 CE he led an expedition. He led an expedition against the Portuguese. Against the Portuguese. ठीक है, क्यों? टू ब्रेक देयर मोनोपोली। तो पोर्टुगीज यहाँ आकर इस्टेब्लिश हो गए थे और इन्होंने क्या किया था, अपनी मोनोपोली सेटअप कर ली थी। तो इससे जो गुजरात के लोकल रूलर जो मर्चेंट्स थे उनको नुकसान पहुंच रहा था। तो लेकिन ये क्या किया, तो उनको हटाने के लिए इसने उनके खिलाफ अटैक कर दिया। तो हुआ क्या अंत में, लिखिए, फॉर दिस ही sought help of the ruler of Egypt, but was unsuccessful and in last had to give the Portuguese a site for a factory in दीव। तो दमन एंड दीव नाम के दो क्या है, यूनियन टेरिटरी हुआ है गुजरात के बगल में। तो अब उसको दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव मिलाकर एक कर दिया गया। पहले अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो दो यूनियन टेरिटरी, एक दादरा एंड नगर हवेली हुआ करती थी और एक दमन एंड दीव, इस तरह से दो यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। 2015 कि 2019 में उनको मिलाकर एक कर दिया गया। तो जैसे अगर आप मैप देखोगे तो मैप में देखिए, यहाँ पर ये आपको दमन दिख रहा है, देखिए दमन, और ये दीव। तो दीव थोड़ा सा समुद्र में एक क्या है, आइलैंड की तरह है, ठीक है। तो यही दीव वाले हिस्से को क्या करना पड़ा, पोर्तुगीज को देना पड़ गया कि यहाँ पर क्या किया, उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। तो ये दमन, दीव, दादर नगर हवेली और दीव, ये सब क्या है, ये सब पोर्टुगीज के कंट्रोल में थे। और ये 1947 में आज़ाद नहीं हुआ, 1947 के बाद आज़ाद हुए, क्योंकि ब्रिटिश के कंट्रोल में थे ही नहीं, ये तो पुर्तगाल के कंट्रोल, पोर्टुगीज के कंट्रोल में थे। तो पोर्टुगीज ने बहुत दिनों बाद जाकर, शायद 1962 में जाकर इसको आज़ाद किया था, 5 अगस्त को। तो अभी भी अगर आप दमन और नगर हवेली जाओगे तो वहाँ पर 5 अगस्त को वो अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 1947 15 अगस्त वाला तो सेलिब्रेट करते ही करते हैं, लेकिन अलग से वो अपना भी सेलिब्रेट करते हैं 5 अगस्त को। तब वहाँ से पोर्टुगीज अंत में गए थे। तो खैर,
तो यहाँ तक कहानी आ गई। अब इसके बाद कुछ जो भी और रूलर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है ना। अब जब ये सब रूलर धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो अंत में मुग़ल साम्राज्य में जो सबसे पावरफुल रूलर आता है वो कौन है? अकबर। तो अकबर जाकर लास्ट में गुजरात को एनेक्स करता है। तो खैर एक चीज़ और इसके बारे में लिख लीजिए, जो महमूद बेघरा है, लिखिएगा इसके बारे में, लिखिए। He established the town of Mustafabad. He established the town Mustafabad at the foothills of गिरनार हिल्स, ठीक है। तो मुस्तफ़ाबाद नाम का इसने शहर बसाया। नेक्स्ट लिखिएगा, आल्सो इस्टेब्लिश्ड क्या, हाँ, ए बिग गार्डन बागे फिरदौस नियर चंपानेर। नेक्स्ट लिखिएगा, उदयराज कोर्ट पोएट रोट महमूद चरिता। इसी के टाइम पर उदयराज नाम के कोर्ट पोएट थे जिन्होंने महमूद चरिता लिखा। नेक्स्ट लिखिएगा, इन 1572 CE मुगल एम्परर अकबर annexed the गुजरात। लास्ट में 1572 में जाकर मुगल एम्परर अकबर गुजरात को जीत लेता है। और पहली बार अकबर अगर समुद्र देखता है तो वो गुजरात से देखता है, कि पहली बार अकबर का सामना अगर समुद्र से होता है तो गुजरात को जीतने के बाद इसके कोस्ट पर जाकर होता है। तो बीच के और राजा के बारे में हमें जानना नहीं था, 2 इम्पोर्टेंट राजा जानना था, और लास्ट में अकबर गुजरात को जीत लेता है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन हुए? तो हमारे अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट एक जफ़र खां हुआ जिसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत से अलग किया। वो जफ़र खां का क्या नाम था? मुजफ्फर शाह। टाइटल क्या था? मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह के बाद उसका ग्रैंडसन इम्पोर्टेंट है अहमद शाह, और अहमद शाह के बाद उसका ग्रैंडसन इम्पोर्टेंट है महमूद बेघरा, और महमूद बेघरा के बाद कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। उसके बाद हमें सिर्फ ये याद रखना है कि 1572 में जाकर अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल सल्तनत में एसिमिलेट कर लिया। इस तरह से फिर गुजरात को अपना एक सूबा बना लिया, किसने? अकबर ने। यहाँ गुजरात की कहानी खत्म। ओके, तो आज हम लोगों ने मेवाड़ और गुजरात 2 कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर आपको डिटेल नोट्स दिए गए हैं, इनका फिर आपको अब क्या करना है? शॉर्ट नोट बनाना है, और बिल्कुल शॉर्ट में, और इसी तरह का शॉर्ट की जो
एक कहानी आपकी चल रही है कि दिल्ली सल्तनत से मुग़ल सल्तनत के बीच की। तो दिल्ली सल्तनत में के वीक होने के बाद क्या होता है और मुग़ल सल्तनत जब मजबूत होती है तो कैसे इनको जीत लेती है, इसी बीच की कहानी है ये। और इसमें कैसे कैसे साम्राज्य प्रोविंसेस अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं और फिर कैसे वो मुग़ल से कंट्रोल में चले जाते हैं। तो इनके नोट्स काफ़ी शॉर्ट बनाइए। अब नेक्स्ट क्लास में बाकी जो नॉर्थ इंडिया के प्रोविंस दिल्ली सल्तनत से अलग हुए हैं, जैसे मालवा और जौनपुर और बाकी जो होंगे उनको देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।